हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5। अब बोल के देख रहा था कैसा लगता है। तो मैं यार खुद बच्चा हूँ। तो मेरी उम्र के नौजवानों, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 5, जिसका नाम है डायमेंशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनेमिक्स। तो बेसिकली हम ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। वॉइस डायनेमिक्स के बारे में भी जानेंगे, देखेंगे कोड एंड कंटेंट क्या होता है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स क्या होता है, एनकोडिंग प्रोसेस क्या होती है, डिकोडिंग प्रोसेस क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन, एटिकेट्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम एक एक करके सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो अब टाइम नहीं गवाते और आपको बता दूँ, इस सिर्फ सिंगल वीडियो में ये पूरी यूनिट कवर होने वाली है, जैसे कि हमारी बाकी यूनिट्स कवर हुई है। और हाँ, इसके आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है कोड एंड कंटेंट। अब देखो यार, सबसे पहले कोड को देखते हैं। आप प्रोग्रामिंग करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और आपने देखा होगा जब आप कुछ भी कोड लिखते हो तो उसमें कोड लिखते हो ना, काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ करते हो, काफ़ी सारे लेटर्स वगैरह यूज़ करते हो। तो बेसिकली जो आप कोड लिखते हो, जो आप प्रोग्राम बनाते हो, उसमें काफ़ी सारा कोड होता है। और उस कोड में आप काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ करते हो, जैसे कि आपने 1 यूज़ करा, 6 यूज़ करा, ए यूज़ करा, बी यूज़ करा, मतलब लेटर्स, सिंबल्स, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो आपने कोड बनाया, उसका एम क्या था कि आपका जो कंपाइलर है आपकी बात जो है वो समझ जाए, और आप जो है लिख रहे हो आपको भी समझ में आएगा। तो बेसिकली कोड में आप सिंबल्स का यूज़ करो, ताकि सामने वाला और खुद जो है आप वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। इसी तरह हमारी लैंग्वेज में भी होता है, जो हमारी हिंदी, इंग्लिश, इस तरह की लैंग्वेजेस होती है। तो उसमें भी क्या होता है, काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ यहाँ लिखा है ऑल लैंग्वेजेस आर कोड्स, मतलब जो सारी भाषा होती है वो सब कोड होती है। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ को पढ़कर आपको समझ में आ गया, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ करा है। देखो ये एक सिंबल है, मैं इसको ए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सिंबल बोल रहा हूँ। तो ए तो हमने इसका नाम रख दिया कि इसको ए बोलते, लेकिन ये हमने कुछ इस तरह का घुमाकर बना दिया, फिर ये 2 डंडे से बना दिए। तो ये जो है हमने कुछ सिंबल्स यूज़ करा। अब इन सिंबल्स को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करा कि आपको इसको पढ़कर समझ में आ गया कि ये क्या लिखा है या फिर क्या मीनिंग है। तो बेसिकली कोड आपको समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ होती है। तो आपने देखा होगा जब कोई भाषा नहीं होती, जैसे कोई बच्चा होता है तो वो रोता है, तो उसकी जो साउंड है वो भी एक कोड है। उसको सुनकर हमें समझ में आ जाता है ये क्या कर रहा है, तो इसका मतलब वो रो रहा है। तो इस तरह की कोड जो होती है वो सिंबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, जिसको समझकर हमें मीनिंग का पता चल जाता है। और ध्यान रखना, ये एलिमेंट जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं, ताकि वो एक मीनिंगफुल ऑर्डर में आ पाए। मतलब यहाँ पर मैं लिख दूँ LAL, तो वो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको ALL लिखा तो आपको समझ में आ गया, ऑल, सब। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर या फिर एक हमें पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ताकि उसका मीनिंग हमें समझ में आ जाए। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब कंटेंट क्या होता है? कंटेंट आपको पता है, जो हमारा मैसेज है, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, काफ़ी सारी मोर देन वन इंफॉर्मेशन अगर हमारे मैसेज में है, मतलब मोर देन वन इंफॉर्मेशन है, वो हमारा कंटेंट हो गया, वो हमारा मैसेज हो गया, जो कि हमने सोर्स से सेलेक्ट करा कि हमें ये बात आपको डिलीवर करनी है। जो भी हमारा पर्पस है उसके हिसाब से हमने जो भी कंटेंट डिलीवर कर रहा है, जो भी मैसेज डिलीवर कर रहा है, वो हमारा कंटेंट हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं कंटेंट में, जैसे कि हमने देखा ना कोड में होते थे सिंबल्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं, और काफ़ी सारे सिंबल्स का यूज़ करके उसको एक स्ट्रक्चर में पूरा सेट करके, मतलब यहाँ पर हम काफ़ी सारे ग्रामर्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं, कुछ सेट ऑफ पैटर्न्स होते हैं उसका फॉलो करते हैं, तब जाकर वो हमारा कंटेंट बन पाता है। तो कंटेंट और कोड का रिलेशन यही है, आप समझ गए होंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारा मैसेज होता है, जो कि काफ़ी सारे सिंबल से मिलकर बना होता है, मतलब कोड से मिलकर बना होता है। तो ये लाइन पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कंटेंट और कोड क्या होता है। तो अब देखते हैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। देखो पाया तो आपने पढ़ी होगी बहुत ध्यान से, मुझे पता है, और उसमें भी आपने देखा होगा स्टिमुलस और रेस्पॉन्स को। तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में आपने देखा होगा कोई भी एक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है तो उसका हमारा रिएक्शन ज़रूर होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप कोई गर्म चीज़ पकड़ते हो, टच करते हो गर्म सी चीज़ को, सोचो कोई गर्म चीज़ जिसको आप टच करोगे। तो अगर आपने कोई गर्म कप या फिर ग्लास वगैरह टच करा, तो एकदम से आप हाथ हटा लेते हो। तो वो जो गर्म चीज़ थी वो होता है आपका स्टिमुलस, और जो आपने रेस्पॉन्स करा, जो आपने एक्शन करा, हाथ हटाया, वो था आपका रेस्पॉन्स। तो बेसिकली स्टिमुलस क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमें कोई सेंसेशन हो, जिससे हमें कुछ फील हो,
तो जैसा आपने देखा होगा, आपको या मुझे भी याद आ रहा है, बायो में पढ़ा था, साइनैप्स होते हैं, उसके थ्रू टच करने से इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती थी, फिर वो सीएनएस के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जाती थी, फिर ब्रेन से सिग्नल आते थे और वो फिर साइनैप्स के थ्रू हाथ हटा लेते थे। तो कुछ ऐसे याद आ गया। हाँ, तो स्टिमुलस जो है वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको सेंसेशन हो सकती है। हमारे काफ़ी सारे सेंस वाले पार्ट होते हैं बॉडी में, जैसे स्किन हुआ और हमारी आइज़ हुई, टंग हुई और नोज़ हुए, ईयर हुए। तो ये जो भी है सेंसेस जो है, मतलब इन शॉर्ट ये है कि जिस भी चीज़ से हमें सेंसेशन होता है, जिससे हमें कुछ चीज़ का पता चलता है, सेंस होता है, तो वो हमारा स्टिमुलस हो गया। और जो हमने रिएक्शन दिया, जो हमने एक्शन परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट में, वो हमारा रेस्पॉन्स हो चुका है। तो अभी कम्युनिकेशन में क्या रोल प्ले करता है वो आपको बताते हैं। तो देखो, आपने कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे आपको स्टिमुलस मिलता है, मतलब जिससे आपको बेसिकली देखा जाए तो कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है, और इसमें आपको सामने से कोई मैसेज मिलता है तो वो स्टिमुलस की तरह काम करता है, और उसको लेकर आप जो फीडबैक देते हो, जो आप रिप्लाई देते हो, जो आप रेस्पॉन्स देते हो, वो हमारा रेस्पॉन्स होता है। तो जो मैसेज आया वो आपका स्टिमुलस हो गया, जो आपने उसके फीडबैक दिया है वो आपका रेस्पॉन्स हो गया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन में भी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का ये काम होता है। तो आई थिंक अब इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें एनकोडिंग प्रोसेस और डिकोडिंग प्रोसेस को मैं थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो, जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है ये आप काफ़ी बार देख चुके होंगे। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहला आता है सेंडर, फिर एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर। इसमें नॉइस भी लगा सकते हो यहाँ पर और फीडबैक भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपको पता ही होगा, सेंडर जो है जो मैसेज सेंड करता है। तो जब मैसेज सेंड होता है उसके बाद हम उसकी एनकोडिंग करते हैं। एनकोडिंग को भी आगे और डिटेल में देखेंगे। तो एनकोडिंग के बाद हम किसी चैनल के थ्रू उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं। चैनल इन द सेंस के कोई भी हमारा मीडियम हो सकता है, आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो, टेलीफोन के थ्रू कर रहे हो, तो कोई भी आपका मीडियम जिसके थ्रू आप मैसेज अपना आगे रिसीवर तक पहुंचा रहे हो वो हमारा चैनल होता है। फिर उसको डिकोडिंग करता है रिसीवर। तो रिसीवर रिसीव करने से पहले मैसेज को डिकोड करता है। तो ये डिकोडिंग प्रोसेस और एनकोडिंग प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली हमने देखा ना कि लैंग्वेज जो होती है एक कोड होती है। तो कोड जो होता है, मतलब लैंग्वेज एक कोड है। तो हमारा कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हमें उसको सेंडर तक पहुंचाना है, सॉरी रिसीवर तक पहुंचाना है, तो हम उसको एनकोड करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना जो मैसेज है उसको इस तरह के सिंबल्स वगैरह में उसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे हमें कोई बात है, जो भी कोई फीलिंग है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी बात है वो किसी तक पहुंचानी है, तो हम उसको एनकोड करेंगे, मतलब कुछ सिंबल्स में उसको कन्वर्ट करेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में हम उसको लिख सकते हैं जो कि जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो उसके अकॉर्डिंग हम उस जो इन्फॉर्मेशन है, फीलिंग्स है, व्यूज़ है, आइडियाज़ है, उसको हम उसमें ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें हमें वोकेबलरी का ध्यान रखना पड़ता है और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर और सिंटैक्सिस की। तो कुछ भी अगर हम इसमें कुछ भी गलती करते हैं अगर हम एनकोडिंग में, तो हो सकता है मैसेज का मीनिंग चेंज हो जाए। और इसी तरह डिकोडिंग प्रोसेस होती है। डिकोडिंग प्रोसेस में क्या होगा, रिसीवर जो है जो भी मैसेज आया उसको डिकोड करेगा, मतलब उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा। वो उस लैंग्वेज में पढ़ेगा जो भी आपने मैसेज भेजा है, फिर उसको फील करेगा, अंडरस्टैंड करेगा आपने क्या लिखने की कोशिश करेगी या फिर क्या आप शेयर करना चाहते हो। अब इसके बाद आता है प्रोनाउंसिएशन एटिकेट्स। देखो, काफ़ी सारे लोग जो है काफ़ी सारे वर्ड्स को जो है वो सही से प्रोनाउंस नहीं करते, उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एटिकेट्स का मतलब यही होता है कोई करेक्ट वे या फिर करेक्ट मैनर या फिर करेक्ट बिहेवियर। तो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन हमें करनी चाहिए कम्युनिकेशन में, क्योंकि हो सकता है आप किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे हो। तो प्रोनाउंसिएशन गलत करने से क्या हो सकता है, उसका मीनिंग जो है सामने वाला गलत समझ सकता है। हो सकता है आप कुछ और बोलना चाह रहे थे और सामने वाले को कुछ और समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर आप जू को देखेंगे, कोई लोग जू को जू पढ़ते हैं तो वो भाई जू समझेगा, शेर वाली जू, तो समझ रहे हो। तो इस तरह से हो सकता है कोई एग्ज़ाम को एग्जाम बोलता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो गलत हम करते हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर कुछ ओरल कम्युनिकेशन और प्रोनाउंसिएशन के एटिकेट्स दे रखे हैं, जो कि मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। और अगेन मैं हर यूनिट में ये बोलता हूँ, जो भी पॉइंट्स है सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं होते हैं, इसके अलावा आप खुद भी पॉइंट्स और लिख सकते हो, अपने अलग से खुद से पढ़ के लिख सकते हो, अपनी रिसर्च करके लिख सकते हो, और जो मन में आए आप वो लिख सकते हो।
तो जैसे कि आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। तो इससे थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन में। और ट्राई करो अपनी जो वॉइस है, अपनी जो आवाज़ है, उसको काफ़ी सॉफ्ट रखो, काफ़ी प्यारी रखो कि सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगे। ऐसा ना हो उसके कानों में दर्द होने लगाओ और उसे सुनने में मज़ा ना आ रहा हो। और इसी तरह अपनी वॉइस को जो है वो मोनोटोन मत रखो, मतलब आप एक ही टोन में बोल रहे हो, वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। इससे पहले भी हमने इसमें देखा था किस तरह से हम अपनी आवाज़ के साथ खेल सकते हैं। इससे पहली वाली यूनिट में आई थिंक मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी चीज़ें। तो अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ करो, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करो। कुछ चीज़ें जो है वो हाई पिच पर बोलो, कुछ चीज़ें लो पिच पर बोलो, जिस पर ज़्यादा एम्फेसिस देना है उसको अलग वॉइस में बोलो। तो इस तरह से अपनी आवाज़ के साथ खेलना है। जितना आवाज़ के साथ खेलोगे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्पीकिंग पर। और अगली चीज़ है कि भाई आप बड़बड़ाओ मत, मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं और पता नहीं क्या बोल देता, पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से कुछ नहीं, अपना मुंह खोल के बोलो, क्लियरली बोलो, सामने वालों को समझ में आना चाहिए आपने क्या बोला है। ऐसा नहीं होठ बंद कर रखे अंदर अंदर ही ऐसा कुछ भी बोल दो तो यार वो एक सेंस नहीं बनता, और सुनने वाले को ना तो समझ में आएगा ना ही उसको मज़ा आएगा। और इसी तरह जो है आप वर्ड्स जो बोल रहे हो वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया कि सामने वालों को समझ में नहीं आया, आपने जल्दी में बोल दिया या फिर पता नहीं कैसा बोल दिया। तो उन वर्ड्स का यूज़ करो जो कि क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। उन वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए जो सामने वालों को ईजिली समझ में आ जाए। और अपनी बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए। और जैसे ही आपकी कन्वर्सेशन एंड हो तो आपको थैंक्स बोलना चाहिए अपनी ऑडियंस को कि उन्होंने आपको सुना इतना ध्यान देकर। देखो एक वर्ड होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब हम बोलते हैं उसमें दो आवाज़ निकलती है, मतलब इस पूरे वर्ड को जो है हम इसके साउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब और जेक्ट। तो ऑब और जेक्ट दो साउंड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जैसे प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट को हम प्री और सेंट में कर सकते हैं। जैसे रिलेशन हुआ, रिलेशन, तो हमने इसको तीन साउंड में डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से सुनना, रिलेशन को रिलेशन। तो इस तरह से कोई भी वर्ड को जब हम उसको साउंड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं, देख रहे हो ना कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। अब जैसे रिलेशनशिप है, इसको तो आप ही डिवाइड कर सकते हो, एक्सपर्ट हो, हैं? तो करो, देखो रिलेशनशिप। तो देख रहे हो चार में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो सिर्फ वर्ड को जो है अ, इसके साउंड के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं। और ये जो छोटे छोटे वर्ड निकल कर आते हैं ना, जैसे हमने देखा था जैसे ऑब्जेक्ट देखा था, तो ऑब्जेक्ट में ऑब और जेक्ट था। तो ऑब जो है वो एक वर्ड हो गया और जेक्ट जो है वो दूसरा वर्ड हो गया। इसके साउंड के हिसाब से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे वर्ड निकल कर आए ना, जैसे ऑब्जेक्ट, तो उसमें ऑब जो है वो हमारा एक सिलेबल हो गया, दूसरा जो है वो दूसरा सिलेबल हो गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख सकते हो, सिलेबल जो है वो एक यूनिट ऑफ साउंड है। तो हम प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं किसी वर्ड को, तो उसमें एक कोई वर्ड है काफ़ी बड़ा सा वर्ड, उसमें छोटी छोटी साउंड होती है, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको मिलाकर हम बोलते हैं। तो वो एक छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, तो वो हमारी यूनिट होती है एक पूरे वर्ड की, तो वो हमारी सिलेबल होता है। और हमारे सिलेबल में जो होता है वो वोवल साउंड भी हो सकता है और साथ में उसके कंसोनेंट साउंड्स भी हो सकते हैं। अब कोई इसको वॉल भी पढ़ता है, वोवल भी पढ़ता है, तो आप वाउल बोलो या फिर वोवल बोलो। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको वोवल बोल कर चल रहा हूँ, वैसे वाउल ज़्यादा सही होगा। अब देखो सिलेबस जो है वो नंबर ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने इसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मोनोसिलेबिक और डाइसिलेबिक, पॉलीसिलेबिक। तो अगर हमारे किसी वर्ड में सिर्फ सिंगल सिलेबल है तो वो मोनोसिलेबिक हो गया, और किसी में दो वर्ड है तो हम उसको डाई बोलेंगे, और दो से ज़्यादा है तो उसको पॉलीसिलेबिक बोलेंगे। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे ऑन है, ये ऑन एक वर्ड है तो इसमें सिलेबल जो है वो सिर्फ एक ही है, ऑन, तो ये हमारा मोनोसिलेबिक हो गया। अब डाई में दो सिलेबल होने चाहिए ना, तो एग्जाम्पल दे रखा है अपॉन, अप और ऑन, अप और ऑन दो साउंड निकल रहे अप और ऑन की, तो इसमें दो सिलेबल हो गए। पॉली में जो है वो दो से ज़्यादा होता है, जैसे कि सिलेबल वर्ड को ही लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, तो एक तो हो गया सी, और एक हो गया ले, और एक हो गया बल, तो सिलेबल। तो इसमें तीन हमारे सिलेबल्स है। अब देखो ये जो हमारी साउंड होती है ना, तो ये जो है आपको पता होगा इंग्लिश लेटर में 26 हमारे लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 जो लेटर्स होते हैं उसमें हमारे वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो 5 तो वोवल्स होते हैं जो कि आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, और हमारे कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो
रिमेनिंग जो होता है 21 जो होता है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो हमारे वोवल्स होते हैं, तो देखा जाए तो इंग्लिश में वैसे 26 लेटर्स है, लेकिन इन 26 लेटर्स में हमें 44 साउंड्स मिल सकते हैं टोटल। कितनी मिल सकती है? 44 साउंड्स। तो अगर हम वोवल्स को देखेंगे, जो कि हमारे 5 वोवल्स हैं, तो इन 5 वोवल्स से हम 20 साउंड्स बना सकते हैं। 20 साउंड्स हम जनरेट कर सकते हैं इन वोवल्स का यूज़ करके। इनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं तो हमें 20 साउंड्स मिल सकती है। और इसी तरह कॉन्सोनेंट्स जो है हमारे 21 होते हैं, लेकिन इनसे हम 24 साउंड्स ही जनरेट कर सकते हैं। तो टोटल हम इंग्लिश लेटर से 44 साउंड्स जनरेट कर सकते हैं, और वोवल्स का यूज़ करके हम 20 वोवल साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह मैं कॉन्सोनेंट में दिखाऊं तो 24 हम कॉन्सोनेंट साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब देखो, ये थोड़ा और ना काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में बताकर चल रहा हूँ, क्योंकि इस पूरी यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक है, और छोटे से टॉपिक में छोटी सी चीज़ है। तो इसको अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये सिंबल्स दे रखे हैं ना, ये साउंड्स दे रखे हैं। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है IPA, मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है। जो कि मतलब ये है, जैसे कोई साउंड है, कोई भी हमने सिंबल्स यूज़ करे, तो ये सिंबल्स की जो साउंड है, हमने बेसिकली साउंड को जो है वो सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, पूरा ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये पूरा एक जो सिंबल है, ये एक साउंड है। तो हमने एक साउंड, पर्टिकुलर साउंड को एक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मतलब इंटरनेशनली सब लोग इसकी सेम साउंड ही निकालेंगे। तो इसलिए ये जो सिंबल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो वोवल साउंड जो होता है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, और इसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड भी जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। तो एक होता है मोनोफ्थोंग, तो इसको हम प्योर वोवल भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको डिप्थोंग बोलते हैं। तो ये जो है इस हिसाब से हमने डिवाइड करा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोनोफ्थोंग से पता चल रहा है, मोनो मतलब होता है सिंगल, जैसे कि मैं हूँ। तो यहाँ पर सिंगल साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको मोनोफ्थोंग बोलते हैं। सिंगल साउंड से कहने का मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं, तो इसमें जो है, तो में कुछ चेंज नहीं आ रहा, वेरिएशन नहीं आ रहा, सिर्फ एक स्टेडी साउंड आ रही है आपको और डिफ्थोंग में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई, ही, तो हमने बोला आई, तो इसमें शुरू में और ई बोला हमने, आई। तो जैसे फाइट में आप देखेंगे, फाइट में जो है डिफ्थोंग जो एग्जांपल है वो है आई। तो इसको आप वैसे भी पढ़ेंगे तो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी आई ही निकलेगी, आई। तो ई, तो आपको 2 साउंड दिख रही है ना, जो कि स्टेडली मतलब एक दूसरे में बोलना चाहिए, ट्रांजिशन आ रहा है ए और आई की साउंड के बीच में, आई। तो फाइट में जो ये हमारा आ रहा है वो हमारा आई की साउंड क्रिएट कर रहा है। और इसी तरह आप इसका प्योर वोवल में देखेंगे, मतलब ये जो मोनोफ्थोंग है इसको प्योर वोवल भी बोलते हैं। तो फीट एग्जाम्पल जो है वो मोनोफ्थोंग का एग्जाम्पल है। तो फीट में देखेंगे तो ये जो आपका डबल ई है, तो इसकी साउंड जो आती है ई, लंबा सा ई बोलना है, तो ई। तो ये हमारी साउंड जो होगी फीट में ई, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, आई लगाएंगे और इसके आगे कॉलन लगा देंगे। तो ये जो सिंबल है ये उस साउंड के लिए यूज़ करा जाता है जिसमें हमें जो साउंड मिलते हैं वो होते हैं ई, जैसे कि फीट हुआ, शीप हुआ, तो जिसमें लंबा सा ई हम बोलते हैं, तो वो इस साउंड में होता है। अब इसमें देखेंगे ना, ई बोल रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा साउंड में, सिंपल ई बोला जा रहा है, ई। और इसमें जो था वो था आई, इसमें आई और ए और आई सा हमारा मिल रहा था, तो ट्रांजिशन था। तो आई थिंक आपको मोनोफ्थोंग और ये डिफ्थोंग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पीछे करके देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसी तरह कंसोनेंट साउंड्स भी होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्या होता है, और ये 24 टाइप के हमारे कंसोनेंट साउंड्स होते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो वोवल साउंड होता है इसमें डिफ्थोंग जो होता है वो 12 होता है, और ये जो होता है सॉरी डिफ्थोंग जो होता है वो 12 होता है, 12 नहीं 8 होता है, मैं यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ। तो मोनोफ्थोंग जो होता है वो 12 होता है, और डिफ्थोंग जो होता है वो 8 होता है। तो टोटल हमारे 20 हो चुके हैं वोवल साउंड। अब देखो, इस यूनिट की आपको फ्री में PDF नोट्स तो मिल ही जाएंगे, आपको पता ही है कैसे करना है।
आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर फुल ई बुक भी जो है इसकी रेडी हो चुकी है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जाकर, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर डायरेक्टली ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। तो वो जाकर भी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो अब देखते हैं इंटोनेशन और टोन क्या होता है। तो इंटोनेशन जो होता है बेसिकली पैटर्न होता है कि हम पिच का कैसे वेरिएशन कर रहे हैं या फिर टोन का कैसे वेरिएशन कर रहे हैं। जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई वर्ड बोल रहे हैं, तो उसमें हम किस वर्ड पर ज़्यादा पिच पर बोल रहे हैं, मतलब किस सिलेबल को हम ज़्यादा पिच पर बोल रहे हैं और कितना स्ट्रेस देकर बोल रहे हैं, वो हमारा जो इंटोनेशन हो गया, मतलब उस पैटर्न को जो है इंटोनेशन बोलते हैं। किस तरह से हम वर्ड्स वगैरह को किस तरह से स्ट्रेस देकर, किस तरह से पिच का यूज़ करके हम यहाँ पर उस वर्ड को बोल रहे हैं। तो होता है ना, कोई आप सेंटेंस बोल रहे हो, कोई वर्ड बोल रहे हो, तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस या फिर सिलेबल पर ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोल रहे हो, या फिर हाई पिच पर बोल रहे हो, मतलब ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो, या फिर कोई पर्टिकुलर सिलेबल या फिर कोई वर्ड आप लो पिच पर बोल रहे हो, मतलब काफ़ी धीरे से बोल रहे हो, धीमी आवाज़ में बोल रहे हो। तो इस तरह का जो ये हमारा पैटर्न है वेरिएशन का, हमारी पिच का, तो वो हमारा इंटोनेशन होता है। और आपको पता ही है टोन क्या होता है, कि भाई ऊंची टोन में बात मत कर या इस टोन में बात मत कर। तो ये टोन का मतलब आप समझते होंगे कि हम अपनी पिच को किस लेवल पर बोल रहे हैं, किस लेवल पर पिच का यूज़ करके हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा टोन हो जाता है कि किस तरह से हमारी पिच का वेरिएशन है, मतलब किस पिच पर बोल रहे हैं, तो वो हमारा टोन हो जाता है। तो हम अपने टोन्स को जो है वेरिएशन करके हम अपने जो भी हम स्पीकिंग कर रहे हैं, जो भी हम कुछ बोल रहे हैं, तो उसका एक तरह से हम पूरा फील चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी चीज़ को अलग टोन में बोलेंगे तो उसका एक अलग सेंस निकलता है, और अलग टोन में बोलेंगे तो अलग सेंस निकलता है। तो ये काफ़ी अच्छा वे होता है अपने मूड को एक्सप्रेस करने का, अगर आप टोन्स का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ों को बोलने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, एक ही वर्ड को अलग टोन पर बोलने की कोशिश करता हूँ। अरे सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? और एक बोलेंगे, अरे सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? तो ये टोन में जो है वेरिएशन है, मतलब एक अलग टोन में था, एक दूसरा अलग टोन में था। तो इस तरह से आप पूरी बात को पलट सकते हो अगर आप टोन का यूज़ करते हो अलग अलग तरीके से। तो कोई चीज़ अगर आपको गुस्से में बोलनी है, किसी को गुस्से से कुछ बोलना है, तो आप हाई पिच का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल जो दिया था उसमें बाद में थोड़ा हाइयर पिच पर बोला था, ऊंची टोन में बोला था, और उसको अगर आप थोड़ा अच्छे वे में बोलना चाहते हो तो लो पिच का यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। टोन का यूज़ करके आप एंग्री हो तो एंग्री के हिसाब से आप अपनी पिच का और अपनी टोन का वेरिएशन कर सकते हो। तो इस तरह की सब चीज़ें हैं जो कि आपकी फीलिंग्स और एटीट्यूड आपका दिखाने में हेल्प करती है, आपकी टोन। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टोन को डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉलिंग टोन हो सकता है एक, और हो सकता है राइजिंग टोन। इसके नाम से सब कुछ पता चल रहा है इसका मतलब क्या है। फॉलिंग टोन मतलब हमारी टोन जब हाइयर नोट से लोअर नोट पर शिफ्ट हो जाती है, ऊंची आवाज़ से थोड़ी नीची पर आ जाती है, तो वो फॉलिंग टोन होता है। और राइजिंग टोन जो है वो हम धीरे धीरे ग्रेजुअली हम शिफ्ट करते हैं हाइयर टोन पर। तो इस तरह से हमारा ये राइजिंग टोन होता है। और इसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो अपर वाला साइन यूज़ कर सकते हैं, मतलब एरो बना सकते हैं। फॉलिंग टोन है तो उसको नीचे एरो बना सकते हैं, और राइजिंग टोन है उसको ऊपर वाला एरो बना सकते हैं। या फिर आप स्लैशेस का यूज़ कर सकते हो। बैक स्लैश यूज़ करोगे इसका मतलब है फॉलिंग टोन, और इसको फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करोगे तो इसका मतलब है राइजिंग टोन। तो यहाँ पर देखो बॉल रखेंगे ना, कोई बॉल अगर आप इस स्लैश पर रखें तो वो नीचे आएगी, तो मतलब फॉलिंग टोन हो गया। तो इस तरह का एग्जाम्पल आप इसको रख सकते हो। तो फॉलिंग टोन आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, कुछ बातें बोल रहे हो जिसमें इमोशन नहीं है, बिना इमोशन के बोल रहे हो, तो आप फॉलिंग टोन का यूज़ कर सकते हो। या फिर आपका कोई सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, फॉलिंग टोन का यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई आप कमांड दे रहे हो तो आप फॉलिंग टोन का यूज़ कर सकते हो। और राइजिंग टोन जो है वो भी आप काफ़ी अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे WH टाइप वाले क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो, या फिर येस और नो वाले क्वेश्चन टाइप में यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग पर्पस में आप डिफरेंट डिफरेंट टोन का यूज़ कर सकते हो। बाकी रूल्स में कहाँ देखना भाई, जब टाइम पर इमोशन है जो है वो अपने आप ही टोन एडजस्ट हो ही जानी है। देखो यार, हमारी ये लास्ट यूनिट चल रही है, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें आगे किस तरह का और
सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, मतलब आपको और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए सेम इसी पैटर्न पर, मतलब एक वीडियो में एक यूनिट, वो भी लगभग 1 घंटा या फिर आधे घंटे में, और साथ में फ्री पीडीएफ नोट्स जैसे इस सब्जेक्ट का आपको मिला है, तो इस तरह का चाहिए। या फिर ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको और डिटेल में बनाया जाए, इसकी और गहराई में जाया जाए, जैसे कि एक यूनिट को हम 5 वीडियो में बनाएं, मतलब एक यूनिट 5 घंटे में उसको कवर करें और ज़्यादा डेप्थ में जाए, ज़्यादा डिटेल में जाए, नोट्स भी उसके लंबे लंबे बनाए जाए, तो वो आप बता सकते हो। या फिर इसके अलावा नए सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए, वो बता सकते हो। तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर डीएम कर सकते हो आप लोग मुझे, अगर आपका जो भी सजेशन है या फिर कुछ पूछना वगैरह है तो वो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझे बता सकते हो। अब देखते हैं फ्लो इन स्पीकिंग। तो स्पीकिंग जब आप करते हो उसमें कैसे फ्लो ला सकते हो, कैसे फ्लुएंसी ला सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो यार, आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट हो, आप अपने दिमाग से भी काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दे रखे, आप इनकी हेल्प भी ले सकते हो। बाकी जब आप इन नोट्स को डाउनलोड करेंगे खुद से भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। जैसे कि आप थोड़ा स्लोली बोलो, मतलब जल्दी जल्दी मत बोलो कि सामने वाले को कुछ समझ में ना आए, तो थोड़ा स्पीड को जो है मेंटेन करके रखो, मॉडरेट स्पीड रखो, ताकि सामने वाले को सब कुछ समझ में आए और आपका जो है फ्लो भी बना रहे, वरना आपका फ्लो बिगड़ सकता है। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे, पूरा रश में रहेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रीथ नेचुरली, जब आप बोल रहे हो नेचुरली ब्रीथ करो, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बोलो तो आपकी सांस फूल रही है, बीच बीच में लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, ऐसा करेंगे तो आपका फ्लो जो है वो बिगड़ सकता है स्पीकिंग में। और आप स्टार्ट स्लोली, अगर आपको कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी लग रही है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर बाद में अपनी स्पीड को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचें कि मैं एनर्जेटिक दिखाऊं, अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाऊं और तेज तेज बोलने लगे, तो हो सकता है आपका फ्लो बिगड़ सकता है, बीच में आप अटक सकते हो। और प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग, जितना ज़्यादा आप पब्लिक स्पीकिंग को प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले पब्लिक स्पीकिंग की, तो आप वहाँ पर करते रहिए, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी और उसमें फ्लुएंसी भी आएगी। बी अवेयर, मतलब सामने ध्यान रखो, अपनी आंखें और कानों को खुला रखो, सामने क्या चल रहा है, आपकी ऑडियंस क्या देख रही है, क्या रिएक्शन है, तो उसी के हिसाब से सब कुछ आप मेंटेन करके रखो, तो आपका फ्लो बना रहेगा स्पीकिंग में। और सिंग, यस, अगर आप सिंगिंग कर सकते हो तो, मैं स्टेज पर सिंगिंग की बात नहीं चल रही है, आप घर पे या फिर बाथरूम सिंगर हो तो आपको सिंगिंग से काफ़ी हेल्प होती है अपनी वॉइस का यूटिलाइज करने के लिए। मतलब आप अपनी आवाज़ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि किस टाइम पर आपको ब्रीथ लेनी है, ब्रीथ करना है, और किस टाइम पर आपको आवाज़ को कैसे चेंज करना है। तो इस तरह से आप वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप सिंगिंग करते हो तो। और है बी पेशेंट, आप भाई टाइम दो। अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्लुएंसी चाहिए तो अभी आ जाएगी, तो टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस जो है जितना ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये लाइन मैंने अपनी तरफ से बना रखी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। तो परफेक्ट नहीं बनेंगे, जिस दिन हमने समझ लिया कि हम प्रैक्टिस करके परफेक्ट बन गए, उस दिन हम प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे। और मतलब कोई परफेक्ट नहीं हो सकता यार, प्रैक्टिस से हम बेटर बन सकते हैं। और कुछ ये मत बोलना कि मैन लिख दिया, वीमेन नहीं लिखा, वीमेन के लिए भी है, मैन के लिए भी है, अपने हिसाब से कर लेना। तो अब देखते हैं स्पीकिंग विद अ पर्पस। जब आप कुछ भी स्पीच दे रहे हो, और जैसे कि प्रेजेंटेशन दे रहे हो या फिर कोई भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो उसमें के साथ हमारा एक पर्पस जुड़ा होता है। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल गॉसिप्स वगैरह में कोई पर्पस नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ तरीके दे रखे हैं, जो कि ये पॉइंट्स है जो कि हेल्प करेंगे आपको पर्पस और पैशन के साथ स्पीक करने के लिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है यूज़ इंक्लूसिव लैंग्वेज, मतलब आप यू की जगह वी यूज़ करो। तो ये जो है आपकी ऑडियंस को बताता है कि हम आपस में मिलकर करने वाले हैं, मतलब हम जो है साथ मिलकर करेंगे। यू यूज़ करेंगे या फिर आई यूज़ करेंगे तो इसके ऐसा लगेगा कि आप उनको एक अलग सेपरेट करो और ख़ुद को अलग करो, तो उसकी जगह आप यू की जगह आप वी यूज़ करो, खुद को भी उसमें इंक्लूड करो। और फीडबैक भी लो, जो भी आपकी ऑडियंस है उनसे फीडबैक भी लो, ताकि उनको लगे कि वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और स्टेज पर जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का मौका मिलता है कि आप क्या हो, ये आप दिखा सकते हो। तो बेसिकली अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए या फिर दिखाने के लिए नहीं, या फिर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, इससे आपका करेक्टर आपका शो होता है। तो आप अपना पर्सनैलिटी दिखा भी सकते हो, पर्सनैलिटी बना भी सकते हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो, और पर्पस होता है उसके साथ।
तो कम्युनिकेट एज अ लीडर, मतलब देखो जब आप स्पीकिंग कर रहे हो, देखो लोग आपको कैसे देख रहे हैं, तो इससे आप नर्वस फील नहीं करोगे। मतलब सामने देखो अपनी ऑडियंस को, तो उससे आप नर्वस नर्वस फील नहीं करोगे। उससे आपको एक पावर मिलेगी, एम्पावर्ड फील करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपको लोग सुन रहे हैं। तो ऐसे आपकी लीडरशिप की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी और लोग आपको एज ए लीडर भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। और बी अ स्टोरी टेलर, देखो मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, लोगों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कहानियाँ सुना सकते हो, अपने रियल स्टोरीज सुना सकते हो, रियल इंसिडेंट्स बता सकते हो लोगों के साथ, जो कि वो रिलेट कर पाएंगे जो भी आप बता रहे हो। तो एक कनेक्शन बन जाता है अगर आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो। अब देखते हैं स्पीच और पर्सनैलिटी को, तो दोनों में देखो रिलेशन है आपस में, हाँ रिलेशन है इनमें। तो देखेंगे तो स्पीच और पर्सनैलिटी, देखो सभी की जो है अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो आप जो है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, उसको एनहेंस कर सकते हो आप अगर स्पीकिंग करते हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स है, और आप स्पीच डिलीवरी अगर करते हो तो आपको एक अच्छे मतलब माइंड को एक्सप्लोर करने का आपको वे मिलेगा, और एक आप बेटर प्रेजेंटेटर बन सकते हो, और आपको एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे आपको एक पर्सनैलिटी आ जाएगी कि किस तरह से आप अपने आइडियाज़ वगैरह को एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों के सामने। तो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो आप स्पीच दिया करो और स्पीकिंग करा करो। पब्लिक स्पीकिंग से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और एक चीज़ देखी जाए तो पर्सनैलिटी आप रिफ्लेक्ट भी कर सकते हो स्पीच के थ्रू। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाना चाहते हो, मतलब अगर आप कोई स्पीच सुनते हो या फिर आपने अटेंड करी हो, तो पब्लिक स्पीकिंग में ऑडियंस जो है वो एनालिसिस कर सकती है कि ये इस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करनी है, उसको दिखानी है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, स्पीच वगैरह दे सकते हो। और डेवलप करनी है वो भी आपकी इसके थ्रू हो सकती है। अब देखो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं कितनी अर्निंग करता हूँ, कितने मैं पैसे छापता हूँ यूट्यूब वगैरह से, जो भी मेरा अर्निंग है। देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और एज ए स्टूडेंट मैं स्कूल से अर्निंग करता हूँ। तो मैं कितनी करता हूँ वो मैंने अपने क्रेजी क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर बता रखा है। वो जाकर आप सर्च कर सकते हो, क्रेजी क्रिएशन यूट्यूब चैनल। वीडियोस पसंद आती है, व्लॉग्स वगैरह डाल दो, सब्सक्राइब कर लेना। और ये लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप जाकर चेक कर सकते हो, उसमें मैंने अपनी अर्निंग बताई है, कितना मैं अर्न करता हूँ अभी तक, कैसे करता हूँ, सब कुछ आपको आइडिया वहाँ से एक बार लग जाएगा। अब देखते हैं प्रोफेशनल पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, मतलब प्रोफेशनली कुछ हमारी पर्सनैलिटीज़ में जो है ऐसे स्किल्स होनी चाहिए या फिर क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो अगर आप किसी वर्क प्लेस पर जाते हो और मतलब प्रोफेशनली आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो सोशली आपको कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वो कौन कौन सी है वो यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि एम्पैथी। तो एम्पैथी हम पहले भी काफ़ी बार देख चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर सामने वाले कोई इमोशंस है, कुछ फीलिंग्स है, तो उसको समझने के लिए खुद को उसके प्लेस पर रख कर देखो कि आपको कैसा फील होगा, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग होगी, कैसा आप फील करोगे। तो खुद को दूसरे के प्लेस पर रखकर उसकी फीलिंग्स को समझना ही एम्पैथी होती है। अगली चीज़ है कंसिडरेशन, मतलब दूसरों को भी कंसिडर करके चलो। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो तो ऐसा नहीं है खुद ही सब कुछ कर रहे हो या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो सामने जो दूसरे लोग हैं उनको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, वो अलग है। तो उनको सभी को कंसिडर करके चलो। अगली है लीडरशिप क्वालिटी। तो देखो लीडरशिप क्वालिटी आपको पता है किस तरह से होती है आपके अंदर। जो आपके टीम है, तो सभी जो टीम मेट्स हैं उनके साथ सही से कोऑर्डिनेट करना, और जो भी लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती है वो सब आपको पता है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। और अगली है कॉम्पिटेंस। तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो है क्वालिटी होनी चाहिए कि आप नई स्किल्स को या फिर नई नॉलेज को जो है एक्वायर कर सको। अगर आपको हो सकता है आपको जो आज स्किल्स आती है, हो सकता है वो काम की ना हो और ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत हो, तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप नई चीज़ जो है जल्दी से सीख सको, और नई नॉलेज भी लेने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट हो। मतलब नई स्किल्स और क्वालिटीज़ या फिर नई स्किल्स और नॉलेज लेने के लिए आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और है असर्टिवनेस, मतलब ये आपका बिहेवियर होता है जिसमें आप दूसरों को जो है पॉजिटिव मैनर में सोचते हो। मतलब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो
पॉजिटिव थिंकिंग होना ज़रूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ भी आप प्रोफेशन में हो तो आपको देखकर लोगों को अच्छी वाइब आनी चाहिए, काफ़ी निगेटिव पर्सन आप नहीं लगने चाहिए। तो एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना कर रखो, पॉजिटिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो लोगों को देख कर लगे कि हाँ भाई काफ़ी पॉजिटिव है, और आपसे बात करके भी लोगों को निगेटिव वाइब ना आए, पॉजिटिव लगे। तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन भी करना चाहिए। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर ये हमारी लास्ट यूनिट थी। अब बताओ यार कौन सा सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, अगर आपको चाहिए तो, या फिर किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर ऑलरेडी जो हमारे कोर्सेज डले हुए हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के डले हुए हैं, इनको और इम्प्रूव करके डालना चाहिए। फिर जो भी आपके माइंड में आ रहा हो वो सब बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं और काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मिलने वाली है। तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, घंटा हिला देना, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलेगी। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यूनिट 5 के, और ये आपको ई बुक में तो मिल ही जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार मिलता है, अलविदा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।